तो पेड वर्क तो उसमें आ गया। तो क्या मेल रहता है तब नहीं फीमेल काम करती है घर में? कोविड 19 अभी नहीं आया है। अभी कोविड 19 समझ लो नहीं आया है। अब बताओ 2019 के पहले। ये ट्रेंड आज का थोड़ी है, पिछले 15 20 30 साल का ट्रेंड है ये। हाँ bro। अच्छा तुम लोग बोर तो नहीं होते हो कि सर पूछते बहुत ज़्यादा हैं? हाँ, देखो इसी यही तरीका है तुम लोग का ब्रेन ओपन करने का। ठीक है, बाकी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं तुम्हारे पास, बुक है, यूट्यूब पे ढेर सारे लेक्चर्स होंगे, जो लोग आते हैं पीपीटी पढ़ के चले जाते हैं, तो उससे तुम कुछ सीख नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ। बाकी तुम लोग को अगर लगे कि सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो भी बता दो, नहीं पूछेंगे। लेकिन तुम लोग का इसमें तेरा घाटा और मेरा कुछ नहीं जाता। बताओ। देखो एक किसी ने लिटरेसी रेट बताया है, वो ठीक है। इसमें मैं एक कर्व समझा देता हूँ। आई थिंक मैंने पहले भी समझाया है, हो सकता है हिंदी मीडियम में समझाया हो। ठीक है, ये वाला कर्व इन्वर्टेड यू कर्व बनता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट व्हेन इट्स कम टू फीमेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। अब दो तीन चीजें हैं, ये फैक्टर्स लिख लो कि वाई डिस्पाइट इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ फीमेल इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग। ठीक है, ये तुमसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे, स्पेशली इफ यू आर ए फीमेल। ठीक है, तब तो बहुत चांस है, हाई प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, वैसे भी पूछ सकते हैं और मेंस में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले एक रीजन उसने ये बताया कि सर जैसे जैसे लिटरेसी रेट बढ़ती है, ठीक है, तो वो अपने स्टैंडर्ड का जॉब ढूंढती हैं, तो वो अर्बन एरिया में। ठीक है, रूरल एरिया में तो लिटरेसी रेट थी ही नहीं, अब जाके लिटरेसी रेट बढ़ रही है। तो जो पहले 20 साल 18 साल 19 साल की एज में काम पे लग जाती थी फीमेल, नाउ दे आर गोइंग फॉर हायर स्टडीज। रूरल एरिया में भी हो रहा है ना अब, नाउ फीमेल फ्रॉम द रूरल एरिया also pursuing post graduation or post PhD etc. in other universities or college. So earlier they used to do work, ठीक है, at very young age 18 17 20 21। ठीक है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, बट नाउ वीमेन फ्रॉम द रूरल एरिया दे आर परसुइंग हायर स्टडीज, सो दैट इज द वन रीजन। और अर्बन एरिया में क्या है, अर्बन एरिया में they are they have they had pursue higher education, now they want job according to their educational status। तो ये रीजन है, लेकिन मेल फीमेल अर्बन और रूरल दोनों एरिया का अलग अलग। ठीक है, एक तो ये रीजन हो गया, लिख लो सब लोग, लिखते रहा करो। ठीक है, मैं डिक्टेट नहीं करता हूँ, लिखते रहते हो ना तुम लोग। हाँ हाँ, लिखते रहा करो, इससे तुम्हारी हैबिट बनेगी तेज लिखने की, क्योंकि तुम्हें मेंस में 4000 वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई 4000 वर्ड लिखने की प्रैक्टिस में है। तो एक होता है ना स्पून फीडिंग, उससे बाहर निकलो। ठीक है, क्योंकि जब तुम स्पून फीडिंग वाली हैबिट में रहोगे ना, तो तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर पाओ। तो ट्राई साइमल्टेनियसली, मतलब मल्टीटास्किंग बनना पड़ेगा ना, कि तुम सुनते भी रहो, समझते भी रहो, लिखते भी रहो। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं बोल ही देता हूँ, इसलिए मैं रुक रुक के बढ़ाता हूँ ताकि लिखते रहा करूँ। हाँ हाँ, और भी चीजें मैं बता रहा हूँ रीजंस ना, अभी तो एक रीजन बताए हैं। ठीक है, दूसरा रीजन देखो क्या है, हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम इज इंक्रीजिंग। तो हाउस होल्ड इनकम जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया। मतलब जैसे जैसे हाउस होल्ड इनकम बढ़ता है, फीमेल काम करना छोड़ देती हैं। इवन इन केस ऑफ इंडिया विच इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, जनरली इट इज फाउंड दैट whether you are you have done engineering, you have done MBA, ठीक है, if your husband is a good earning husband, then either he will ask you to leave your job or women themselves will leave the job, ठीक है, to enjoy the luxurious life, है ना। तो that is also a reason, so this is the relationship। ठीक है, it is said that in India first we create resources, then we destroy the resource, huh? Isn't it?
वी आर फर्स्ट क्रिएटिंग ह्यूमन रिसोर्स, वी आर एजुकेटिंग अवर गर्ल्स, अवर वीमेन्स, ठीक है, बट देन वी डोंट अलाउ देम टू गो एंड डू देयर जॉब टू अर्न बाय फॉर देमसेल्व्स, ठीक है। वी सिंपली आस्क देम कि अरे क्या जरूरत है, मैं तो कमा ही रहा हूं ना, तुम घर और बच्चे को संभालो। सो घर एंड बच्चा इज नॉट द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वीमेन, इजंट इट? हाँ भाई, उतना इक्वली बच्चा तुम्हारा भी तो है, घर तुम्हारा भी है, तो व्हाई शुड वुमेन हैव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बॉयज शुड हैव ऑल द फन? हाँ, ठीक है, तो जॉब अब मत छोड़ना, कोई कितना भी बोले, नहीं तो फिर तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ठीक है। और फिर आईएमएफ की रिपोर्ट भी लिख सकते हो यहाँ पे, क्या है आईएमएफ की रिपोर्ट? कि इफ मेल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बिकम्स इक्वल इन इंडिया, ठीक है, देन इंडिया जीडीपी वुड इंक्रीज बाय 27%। सोचो कितना मजा आ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ही एम्प्लॉयमेंट होगा, चारों तरफ प्रॉस्पेरिटी प्रॉस्पेरिटी होगी, है ना। बट हम लोग करते क्या है, वी कीप आवर 50% पॉपुलेशन इनसाइड आवर होम, सो दैट इज आल्सो ए रीजन इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम। क्लियर? रिलेशन समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है ना? फीमेल लोगों को समझ आना ज्यादा जरूरी है, जॉब अब मत छोड़ना, कोई कितना भी बोले, ठीक है, नहीं तो फिर लाइबिलिटी बन जाओगे ना, और जो लाइबिलिटी बनता है लोग उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एसेट बनने के बाद तुम लोग रिवर्स एक्सप्लॉइटेशन मत कर देना, ठीक है, ऐसा भी होता है ना, ठीक है। तो दोनों चीजें जरूरी हैं, मैं मतलब एक चीज नहीं समझा रहा हूँ, पता स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट मतलब ये होता है ना कि इक्वलिटी की बात करना, डोमिनेंस की नहीं, ठीक है। तो फेमिनिस्ट का अब नेगेटिव मीनिंग लोग निकालते हैं, डोमिनेंसी ऑफ वीमेन, बट दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरी, इट इज अबाउट द इक्वलिटी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, ये रीजन हो गया, लिख लिया सबने? किसी का छूट रहा हो तो बताओ, नहीं ना? नेक्स्ट आते हैं, इन इंडिया another reason is in India women are pursuing higher education or higher studies for better marriage prospect, for better marriage prospect. In India women are pursuing higher studies or higher education for better marriage prospect, that is also a reason ना। लड़का चाहे खुद ना पढ़ा लिखा हो, उसको बोलेगा मुझे पोस्ट ग्रेजुएट लड़की चाहिए, उसके साथ बढ़िया सा दहेज, ठीक है। तो अब फीमेल को लोग इसलिए पढ़ाते हैं कि अरे यार, लोग पूछेंगे अच्छा लड़की कहाँ तक पढ़ी है, तो बताओगे क्या, तो ये भी एक रीजन है, मतलब फाउंडेशन ही हम लोग हिला देते हैं, ठीक है। और फिर वो बोलते भी हैं आजकल, पहले पहले घर पे लोग क्या बोलते थे, अरे बेटा कुछ काम काज सीख लो, नहीं तो ससुराल में जाके क्या करोगी। अब बोलते हैं कुछ पढ़ लो, नहीं तो तुम्हारी शादी के लिए रिश्ते नहीं होंगे। तो बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट के लिए एजुकेशन दी जा रही है, तो रिक्वायर्ड स्किल ही नहीं डेवलप हो पा रहा है, दे आर जस्ट गेटिंग द डिग्री, ठीक है, ऑर्नामेंटाइजेशन ऑफ द डिग्री या कॉमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। हाँ, नहीं, इवन इफ वीमेन आर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन, स्टिल देयर हस्बैंड विल आस्क आफ्टर सम टाइम, हो सकता है बच्चा ना हो तब तक दे विल आस्क कि हाँ कंटिन्यू योर जॉब, बट व्हेन यू विल गेट प्रेग्नेंट ही विल डेफिनेटली आस्क टू लीव द जॉब, आई विल टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ यू, ठीक है। हायर एजुकेशन में भी है, आई हैव डन बीटेक ना, आई हैव सीन दिस इन माय कंपनी आल्सो, ठीक है। तो वहां पे ऐसे होता था, जब तक लड़की अनमेरिड है तब तक शी इज डूइंग जॉब, बट व्हेन शी गॉट मैरिड तब तक भी हो सकता है कुछ लिबरल लोग, सो कॉल्ड लिबरल, दे विल अलाउ, बट आफ्टर डिलीवरी मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कम बैक करते हुए, ठीक है। और लो स्किल्ड जॉब में जो एनरोल्ड है वो तो जॉब करेंगे, वो नहीं प्रॉब्लम है, जो हायर एजुकेशन में है उनके लिए प्रॉब्लम होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये लिखा है बेटर मैरिज प्रोस्पेक्ट, रूरल में नाउ गर्ल्स आर गोइंग फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो जो पहले 20 साल में काम करने लगती थी लो स्किल्ड जॉब में, नाउ 26 27 28 तक दे आर स्टडिंग, ठीक है। तो जब तुम उस एज का लोगे तो डिक्लाइन दिखेगा ना, क्लियर। एंड अनदर रीजन इज द फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। अभी किसी ने बताया था कि मेल माइग्रेट करके चले जाते हैं,
किसने बोला था? हाँ, तुम तो रिवर्स माइग्रेशन में आए थे बेटा। हाँ, इसने बोला था कि मेल माइग्रेट करके चले जाते हैं तो वीमेन को क्या बोला था तुमने? हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की पहले भी उस पर रहती है, बट पहले क्या होता था कि फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं था तो वीमेन कुछ और काम कर लेती थी कहीं। नहीं समझ पा रहा हूँ। पहले मेल एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहा होता था, अपने घर की खेती कर रहा होता था, तो हो सकता था, पॉसिबिलिटी क्या थी कि जो फीमेल थी वो कहीं और काम कर लेती थी। ठीक है, मान लो किसी ब्रिक फील्ड में काम कर लिया या कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो वहां काम कर लिया, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन था, है ना। बट नाउ व्हेन मेल हैव माइग्रेटेड टू द अर्बन एरियाज तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया। मतलब जो वीमेन पहले काम कर रही थी कहीं और पे पेड वर्क में थी, नाउ दे आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर इन अनपेड वर्क। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर? फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बेटा, मतलब एग्रीकल्चर में वीमेन पार्टिसिपेशन रूरल एरिया में ज्यादा हो गया है, उसको फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर बोलते हैं। ये सब टर्म्स थोड़ा लिखना सीखो धीरे धीरे, ठीक है, इससे मार्क्स अच्छे मिलते हैं, इसी को हाईलाइट कर दो। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ऑर्नामेंटाइजेशन ऑफ डिग्री, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ये सब सीखो धीरे धीरे। ठीक, हाँ। फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स मेल माइग्रेटेड टू द अर्बन एरियाज। ठीक है, नाउ फीमेल आर इंडल्जिंग इन द एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. So earlier when male was doing the agriculture work in the rural area, female got the opportunity to work somewhere else, for example in the construction sector, in the brick field or in any other sector, ठीक है, or in household activities as domestic helper, they were employed. But now when male migrated to the urban area, so the same female who was earlier used to work in the other sector, now he is doing the agriculture work. He is unpaid ना, ठीक है। तो वर्किंग फॉर, तुम्हारी मदर भी तो वर्किंग फॉर फैमिली, isn't? बट शी इज नॉट अर्निंग इवन अ सिंगल पेनी ना। तो यहाँ पे अनपेड वर्क है ना, वो अनपेड वर्क तो एम्प्लॉयमेंट में थोड़ी लेके आओगे। तो इसीलिए तो मैंने बोला कि मेल अर्बन एरिया में थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है और रूरल एरिया वाला स्टेगनेंट है ऑलमोस्ट, और फीमेल वाला डिक्लाइन हो रहा है, इसलिए मैंने ट्रेंड पहले बताया। ठीक है, तो मेल जो पहले वहां काम कर रहा था अब वो वहां आ गया अर्बन एरिया में, तो अर्बन एरिया का थोड़ा सा बढ़ गया, और अर्बन एरिया में थोड़ा जॉब भी ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा भी स्किल हो तो जॉब भी मिल जाती है। जैसे तुम यहाँ कंप्यूटर भी सीखे हो तो हो सकता है तुम्हें कहीं टाइप राइटर की या रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिल जाए, रूरल एरिया में पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, चलो ये क्लियर हो। अब एक टर्म और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये सब प्रीलिम्स में पूछा है और ये तुम्हें समझने में हेल्प करेगा ये सब चीजें, और ये सब प्रीलिम्स में भी आता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है इसको भी समझ लो। ये समझ में आया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाला? हाँ ठीक है, चलो ये कर्व बना देना वहां कि ये होता है एजुकेशन में, कि वीमेन पहले एजुकेशन नहीं था, ठीक है, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा था, धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ेगा तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ेगा। बट एक टाइम बाद ऐसा होगा कि जब हायर एजुकेशन हो जाएगा, सेचुरेशन में पहुंच जाएगा, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है, जो अभी चल रहा है इंडिया में। ठीक है, हाँ कम हो रहा है, बहुत ज्यादा कम हो रहा है, तुम्हें नहीं पता चला अभी। फीमेल लेबर, इवन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ओवरऑल निकालोगे तो कम हो रहा है अभी। हाँ, इन्वर्टेड यू कर्व फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, इतनी सारी रिपोर्ट्स न्यूज़पेपर आती है, इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ो। हाँ हाँ, ऐसे फिलर पॉइंट्स बहुत ज्यादा हैं, वो तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, विमेन सेफ्टी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, ठीक है, वो सब पैट्रियार्कल माइंडसेट भी बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, लेकिन द वे मोमेंट यू राइट द पैट्रियार्कल माइंडसेट तो सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है, तो फिर लिखोगे क्या आगे? अब बेटर मैरिज प्रॉस्पेक्ट क्या है? पैट्रियार्कल माइंडसेट है ना, कि नहीं है, कि नहीं? हायर एजुकेशन देन एंजॉय लग्जरियस लाइफ एट होम, पैट्रियार्की। तो द मोमेंट यू राइट द पैट्रियार्की इज द फर्स्ट रीजन
योर एंटायर पॉइंट विल बी कवर्ड अंडर इट। तो आगे लिखोगे क्या? यस हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी एक रीजन है। देखो चलो अच्छा हुआ इसने एक बढ़िया पॉइंट बता दिया, लेकिन मैं उसको और अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, एक ये टर्म है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, दिस इज ऑल्सो ए रीजन फॉर डिक्लाइनिंग LFPR। ठीक है, इसमें क्या होता है, कंपनी को पेड मैटरनिटी लीव देनी होती है। ठीक है, इसने अच्छा बताया, लेकिन बेटा ये लिख के बताना, वो नहीं कि HR ऐसे करता है वैसे करता है। ठीक है, क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर पर्सन को फिर ब्लेम करते हो। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में क्या है, वीमेन विल गेट पेड मैटरनिटी बेनिफिट लीव, पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी उसको। तो इवन हाँ, प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ, women is entitled to get paid maternity leave according to this act, Maternity Benefit Act 1961. Clear? So that is also a reason. Now government is paying the maternity benefit leave. ठीक है, but when it comes to private sector they prefer to hire male worker because they want to avoid to give this maternity benefit paid leave to the women. तो वो नहीं चाहते। अब कोई कौन चाहेगा कि पेड लीव दें? प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है ना, तो वो नहीं चाहेगा। तो ये भी एक रीजन है। ठीक है, इसको लिख लो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ये बहुत बड़ा रीजन है LFPR डिक्लाइन होने का, फीमेल। ठीक है, इसमें प्रोविजन क्या है, पेड मैटरनिटी लीव देनी होती है। लिख लो इसको बेटा, पेड मैटरनिटी लीव। इसलिए प्राइवेट कंपनीज वुड प्रिफर टू हायर मेल एज कंपेयर टू फीमेल। क्लियर? हो गया? अच्छा, इसका सोल्यूशन भी तुम्हें सोल्यूशन भी लिखना पड़ेगा। तो सिंगापुर मॉडल है एक, सिंगापुर मॉडल क्या है कि 50% वहां गवर्नमेंट पे कर देती है, 50% जो एम्प्लॉयर है प्राइवेट वो पे कर देता है। तो वी कैन अडॉप्ट दिस मॉडल हियर इन इंडिया आल्सो। ठीक है, टू अवॉइड दिस सिचुएशन। तो साइड में लिख लो इसे, सिंगापुर मॉडल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे यहाँ अवॉइड क्यों कर रही है कंपनियां कि फुल पेड लीव कंपनी को पे करना पड़ रहा है। सिंगापुर मॉडल क्या है, 50-50% में डिवाइड हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर 50% दे देगा, 50% गवर्नमेंट। तो वी कैन अडॉप्ट दिस मॉडल हियर इन इंडिया आल्सो। ठीक है, और लास्ट में वो IMF वाली रिपोर्ट लिख देना कि जरूरी क्यों है फीमेल का काम करना। ठीक है, भावनाओं में मत बह जाना कि बहुत जरूरी है हमारे एम्पावरमेंट के लिए, वो भी ठीक है, बट डेटा के साथ ये दिखाना कि इसमें सबका फायदा है, सोसाइटी एज ए होल का फायदा है, सिर्फ मेरा नहीं। ठीक है, जैसे फीमेल कैंडिडेट से मैं कॉपी वॉपी चेक करता हूँ तो इमोशन में आ जाती है कि इट विल लेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। ठीक है, वो लिखने के बाद फिर बताओ एंड अकॉर्डिंग टू IMF। ठीक है, IMF जानते हो ना? कितने लोग IMF नहीं जानते हो? हाथ ऊपर करो। सब लोग जानते हो IMF? हाँ, नहीं जानते हो ना? तब फिर पूछ भी नहीं रहे हो। हाँ, ये इंस्टीट्यूशंस वगैरह पढ़ा है भी किसी ने? नहीं। मैंने पढ़ाया था, किसने पढ़ाया? इंटरनेशनल क्या बताया? मॉनेटरी फंड। ठीक है, लिख लो बाकी इंस्टीट्यूशन भी। इसके बाद हम WTO पढ़ा के ही जाएंगे, वर्ल्ड बैंक, WTO, IMF। ठीक है, फिर डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे। तुम लोग बिल्कुल फ्रेशर कौन हो जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हो? हाँ, कुछ नहीं पढ़े हो? हाँ, अरे नहीं यार, पहले से कुछ नहीं पढ़े हो, पहला दिन नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, पहले से पढ़े हो ना? कुछ नहीं पढ़े हो, आज पहले दिन पढ़ने आए हो, इसके पहले कुछ नहीं पढ़े हो। चलो फिर तो बहुत अच्छी नॉलेज है तुम्हारी। अच्छा, तभी यूट्यूब लैंग्वेज बोले हो। ठीक है, अच्छी बात है। देखा मत करो, लिखा करो। देखने से कुछ याद वाद नहीं रहता है और न लिख पाओगे। ठीक है, तुम लोग क्या करते हो ना, पैर फैलाते हो ऊपर, सामने एक पिलो रखते हो, मोबाइल लेकर ऐसे लेट जाते हो, एंड यू गाइस थिंक दैट यू आर स्टडिंग। ठीक है, बट व्हेन इट्स कम टू एक्सप्लेन इट, तो फिर ऐसे एक्सप्लेन करोगे, सर ये ऐसे वहाँ हो रहा था, वो ऐसे यहाँ हो रहा था। तो लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उससे तुम्हारी लैंग्वेज अच्छी होगी ना, कंप्रेंशन स्किल अच्छा होगा।
तो सीसेट में भी हेल्प करेगी ना। लोग सीसेट में भी फेल होते हैं, पता है कि नहीं? बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जो सीसेट में फेल होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो तुम्हारी कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी। ठीक है, फिर वो जब पैसेज जो देते हैं यूपीएससी वाला ना, वो टफ नहीं लगेगा तुम्हें। वो सब द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस ही तो उठा उठा के देते हैं। तो जब तुम उसको पढ़ के शॉर्ट नोट्स बनाने की हैबिट डाले रहोगे पहले से ही, तो वो तो तुम्हें खेल लगेगा। अच्छा, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग है, मतलब 1 साल 1.5 साल 2 साल लग जाता है, तो बच्चे थोड़ा भागते हैं। उनको वनडे टाइप का एग्जाम दिलवा दो तो बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, कि अकबर के बाद कौन राजा बना, तब उसमें बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, औरंगजेब के बाद कौन बना, 5 6 7 पीढ़ी और बता देंगे। लेकिन जब उनसे ये पूछ लो कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन क्यों हुआ, 5 6 रीजन बता दो, तब नहीं बता पाते हैं। ठीक है, ऐसे अभी पूछ लो कि रेपो रेट क्या है, तो सब लोग रट के बैठे रहते हैं, रेपो रेट ही है। अब उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है वो जानना जरूरी है ना। या नए टूल्स भी आरबीआई निकालती है, अभी रिसेंटली न्यूज़पेपर में आया था, कल या परसों आया था। ठीक है, तो वो सब कौन पढ़ेगा? हाँ, तब अभी अभी मैं फूड सिक्योरिटी पूछूं, फूड प्रोसेसिंग बोलूं, तो ये सब टर्म्स ऐसे हैं ना, लगता है कि हमें आता है, लेकिन अभी मैं तुमसे डेफिनेशन सिर्फ पूछ लूं तो नहीं बता पाओगे, है ना। और जब क्वेश्चन मेंस में आएगा, ठीक है, कि ग्लोबल डिस्पाइट हैविंग इनफ बफर स्टॉक, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज वेरी लो, क्या रीजन है? बेटा पहले फूड सिक्योरिटी क्या होती है वो तो बताओ। हैं? क्या होता है? हैं? बस देखो, एक एक कंपोनेंट हटा दिया तुमने भी। पढ़े हो लेकिन फिर भी नहीं बता पा रहे। हाँ, नहीं, आई एम आस्किंग व्हाट इज फूड सिक्योरिटी सिंपली, मतलब 2 लाइन में क्या लिखोगे? वो सही बता रहे, लेकिन वो भी एक पॉइंट मिस कर रहे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़े हो तुम, अच्छी बात है। हाँ, अरे तो एक्सेसिबिलिटी तो बता ही रहे हो, फिर एक्सेस भी लिखोगे आगे? है? देखो, यही यही प्रॉब्लम होगी, मैं तुम लोग को बता रहा हूँ ना कि ये प्रॉब्लम तुम लोग फेस करोगे व्हेन यू विल गो टू राइट मेंस। और प्रीलिम्स की कोई तैयारी नहीं होती बेटा, ये दिमाग में बिठा लो अपने, जितना जल्दी बिठाओगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इफ यू रियली वांट टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन द जीएस। ठीक है, बाकी तो कुछ लोग फॉर्म भर के लेखपाल पटवारी का भी देते रहते हैं, तो उनके लिए लेक्चर नहीं हो, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग दिस इज ओनली फॉर द यूपीएससी कैंडिडेट। पीसीएस के लिए भी है, बट तुम सोचो यहाँ से इकोनॉमिक्स पढ़ के तुम्हें लेखपाल पटवारी बन जाओगे तो उसमें भी नहीं बन पाओगे, क्योंकि उसकी इकॉनमी अलग है। और अभी तुम लोग का एज है रिस्क लेने वाला, अभी से क्या डरना है यार। ठीक है, अभी मुश्किल से मुझे लग रहा है हर कोई 25 के नीचे ही होगा। ठीक है, तो 4 5 साल तो रिस्क ले ही सकते हो। ठीक, बाद में जब 26 27 28 हो जाना तब दे देना लेखपाल पटवारी, कौन सी एज निकली जा रही है? अभी क्यों डर रहे हो कि अरे सर नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो तुम्हारा तजुर्बा होगा। हाँ, कि कैसे नहीं सिलेक्ट होते हैं, है ना। टीना डाबी की जो मदर थी उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उसने अपनी दोनों बेटियों को आईएएस बना दिए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो तुम क्या बोलोगे, वो सक्सेसफुल नहीं है लाइफ में? तो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा, और वो तुम्हें हेल्प करेगा ना। बट प्रॉब्लम ये होती है ना कि तुम लोग के अंदर पेशेंस नहीं रहता है, जैसे तुम लोग पढ़ने बैठते हो तभी तुम्हें याद आता है सारा काम, उसके पहले नहीं आता है। चलो, डेमोग्राफिक डिविडेंड भी समझ लो, ये मैटरनिटी बेनिफिट वाला पॉइंट लिख लिया। और मैं तुम लोग को इसलिए टोकता हूँ ना, जैसे तुम लोग कुछ चीजें बताते हो तो तुम लोग बता ले जाते हो, उसको पढ़े भी हो, मुझे पता है। ठीक है, जैसे ये लड़का पढ़ के आया लेकिन अब ये भी नहीं बता पा रहा है, तो जब द मोमेंट यू विल स्टार्ट राइटिंग योर आंसर तो तुम ऐसे लिखोगे ना, और फिर वहां कोई लड़का होगा जो एफएओ की डिफिनेशन रट के बैठा होगा। ठीक है, उसमें एक टर्म होता है यूनिवर्सलाइजेशन भी होता है, फॉर ऑल द टाइम, ये भी तो जरूरी है। ठीक है, चलो, एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड, न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल द टाइम टू ऑल द पीपल, ये होता है फूड सिक्योरिटी। है ना, कवर हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड पे। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है?
देखो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, और डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या हुआ, पॉपुलेशन से प्रॉफिट, पॉपुलेशन से प्रॉफिट मतलब कि जो तुम्हारी पॉपुलेशन है उसी को तुम अपना स्ट्रेंथ बना लो, दैट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। जैसे पॉपुलेशन इज जनरली कंसिडर्ड एज ए बर्डन ना, बट इन केस ऑफ इंडिया वी हैव वर्किंग पॉपुलेशन, एंड बाय 2041, ये लिख लो यहाँ पे, 2041 we will be having a large amount of population as a working population. Clear? So how can we convert our demography into demographic dividend? We can convert our demography into demographic dividend by providing quality education, quality health, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, क्लियर, एम्प्लॉयमेंट, by providing all these things, by creating good quality of employment, by providing good quality of education facility, by providing good quality of healthcare facilities, by providing skill development in the people, we can convert our demography, our population into demographic dividend. क्लियर, सबको क्लियर है? अब देखो पॉपुलेशन है, उसके पास एजुकेशन होगा, हेल्थ होगा, स्किल होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, तो ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू जीडीपी ना, और ये चीजें नहीं होंगी तो बर्डन होगा, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ये होता है कि आप अपने पॉपुलेशन से कैसे बेनिफिट ले रहे हो, कैसे उससे प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक टर्म और होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड विल बी कन्वर्टेड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर या डेमोग्राफिक कैटास्ट्रॉफ, ये सब टर्म्स लिख लो, ठीक है। जब मेंस देने जाओगे तो दुआएं दोगे मुझे, जहां भी रहोगे, मतलब मेंस देने जाओगे तब, उसके पहले का मुझे नहीं पता, नहीं दोगे तो समझ भी नहीं पाओगे कि सर ने पढ़ाया क्या। डेमोग्राफिक डिजास्टर एंड डेमोग्राफिक कैटास्ट्रॉफ, ठीक है, नाम सुने हो ये सब पहले कभी? हाँ, देखो जब तुम हेल्थ केयर नहीं दोगे, एजुकेशन नहीं दोगे, स्किल नहीं दोगे, एम्प्लॉयमेंट नहीं क्रिएट करोगे, तो ये पॉपुलेशन पहले क्या होगा, डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट होगा, देन डेमोग्राफिक कैटास्ट्रॉफ। कैटास्ट्रॉफ का मतलब क्या होता है, और डिजास्टर का? देखो डिजास्टर जो होता है ना वो मैनेजेबल होता है, उसको तुम मैनेज कर सकते हो, बट व्हेन इट्स कम टू कैटास्ट्रॉफ इट्स बियॉन्ड मैनेजमेंट, ठीक है। तो जब ये तुम पॉपुलेशन जो है डेमोग्राफिक डिविडेंड या जो पॉपुलेशन है उसको तुम क्या नहीं प्रोवाइड करोगे, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्किल, देन आवर डेमोग्राफी विल बी कन्वर्टेड इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर, देन डेमोग्राफिक कैटास्ट्रॉफ। इसलिए हमें एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है, ठीक है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन, देखो मैंने पहला रीजन क्या बताया था, वेरी लार्ज पॉपुलेशन, समझ में आ गया? आगे बढ़े, लिख रहे हो तुम लोग? हाँ, बताओ डिविडेंड का मतलब समझ में आ रहा है ना, डेमोग्राफी का मतलब, डिविडेंड का मतलब, ये सब समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब लिख लियो, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब प्रोवाइड करना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। इसीलिए ये भी बोला जाता है, जैसे क्वेश्चन ये भी आता है कि पॉपुलेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, एक्सप्लेन, ऐसे भी आ जाएगा, उसमें भी यही सब लिखना है, क्वेश्चन लिख लो, अगर जिसको मन करेगा लिख के दिखाने का आंसर तो मुझे दिखा देना, चलाऊंगा तो। पॉपुलेशन इज अ डबल एज स्वॉर्ड, डबल एज्ड स्वॉर्ड, स्वॉर्ड, कैटेस्ट्रॉफ का मतलब बियॉन्ड मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा डिजास्टर हो गया कि तो मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो, तो जब ये चीज़ होगी तो शुरू में तो डिजास्टर होगा, फिर बाद में कैटेस्ट्रॉफ हो जाएगा। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी और अनस्किल्ड होगी, अनएम्प्लॉयड होगी, अनएजुकेटेड होगी, अनहेल्दी होगी, ठीक है, तो उसको तुम क्या करोगे लेके,
शुरू में तो डिजास्टर होगा, बाद में कैटास्ट्रॉफ, मैनेज नहीं कर पाओगे। ठीक है। अच्छा, ये चीजें पहले डेवलप्ड कंट्रीज में भी थी, जो अभी डेवलप्ड कंट्री हैं सो कॉल्ड, जैसे जापान, कोरिया, वहां भी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा था, बट दे प्रोवाइड दिस थिंग्स टू देयर पॉपुलेशन इन, हाँ हाँ, एसेट, ठीक है, या डेमोग्राफिक डिविडेंड उनको मिल गया। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अभी वर्किंग एज पॉपुलेशन ज्यादा है, और ये 2041 तक रहेगी। क्लियर? हाँ, चलो लिखोगे कुछ? लिखा दें? चलो लिख लो। अच्छा, एक चीज और मैं समझा देता हूँ, उसी को मैं लिखा देता हूँ, बाकी ये सब चीजें तुम लोग लिख ही लोगे। एक चीज मैंने और एक्सप्लेन किया था कि जॉबलेस ग्रोथ, किसी को याद है? मैं एक्सप्लेन किया हूँ यहाँ पे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है, जॉबलेस ग्रोथ, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जॉबलेस ग्रोथ, व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ? हाँ, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ नहीं हुई है। ठीक है, देखो जनरली होता क्या है, डेवलपिंग से जो डेवलप्ड कंट्री बनती हैं, जनरली ये जनरल ट्रेंड है, तो वहां पे क्या होता है, पहले प्राइमरी सेक्टर में रहते हैं, मतलब एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, ठीक है, देन दे मूव टू सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग, एंड देन दे मूव टू टर्शियरी सेक्टर, ये लिख लो, मतलब सर्विस सेक्टर। दिस इज द ट्रेंड जनरली which is observed in the any developed country when it's transformed from the developing to developed country। ठीक है, दिस हैपन। ठीक है, इनिशियल स्टेज में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन विल बी इन द एग्रीकल्चर या एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, इसको प्राइमरी सेक्टर भी बोलते हैं, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर क्या है इकोनॉमी में। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर मींस एग्रीकल्चर या एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर? और टर्शियरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर या हॉस्पिटलिटी। क्लियर? बना लिया ये? दिख रहा है सबको? बट इन केस ऑफ इंडिया, ठीक है, जब देखो इनिशियली क्या था, इंडिया वाज नॉट एबल टू क्रिएट गुड क्वालिटी ऑफ जॉब, क्योंकि शुरू में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, तो ये भी एक रीजन है, वहां पे लिख लो। ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ जॉब क्रिएट नहीं कर पाया इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस से लेके 1990 तक। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा थी नहीं, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो भी ज्यादा नहीं थी, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड था, अभी भी वैसे ही हो रहा है। और एग्रीकल्चर में क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कल बताया था। बट 1991 के रिफॉर्म के बाद क्या हुआ, व्हेन एलपीजी रिफॉर्म, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, व्हेंस वी ओपन अवर इकोनॉमी टू द प्राइवेट सेक्टर, टू द एमएनसीज। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द जो ग्रोथ हुआ वो क्या हुआ कि ये सेक्टर स्किप हो गया इंडिया के केस में। इन केस ऑफ इंडिया वी डायरेक्टली मूव फ्रॉम द प्राइमरी टू टर्शियरी। क्लियर? ये हम लोग यहां से सीधे यहां मूव कर गए, ये सेक्टर स्किप हो गया जो सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट करता है, बट वी स्किप दिस सेक्टर। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ, ग्रोथ तो हो रहा है, ठीक है, बट वो जॉब नहीं क्रिएट कर रहा है, दैट इज जॉबलेस ग्रोथ। क्यों नहीं जॉब क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम लोग यहां से सीधा यहां मूव कर गए, और सबसे ज्यादा जॉब कहां क्रिएट होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, यहीं पे तो ज्यादा पॉपुलेशन को तुम एम्प्लॉयमेंट में लगा सकते हो, जो अनस्किल्ड है इवन वो भी मैन्युफैक्चरिंग में काम कर सकते हैं, है ना। यहां पे क्या है, टर्शियरी सेक्टर में हाईली स्किल्ड पॉपुलेशन इज रिक्वायर्ड ना, जो अनस्किल्ड है वो तो वहां काम ही नहीं कर पाएगा, एंड मोस्ट ऑफ द इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 4% स्किल्ड है ना। तो ये चीज है, यहां से लेके यहां सीधे स्किप कर गए हम लोग।
क्लियर? तो ये भी एक रीजन है। समझ में आए? फिर एक चीज और समझ लो, मैंने कल एनएसएसओ बताया था ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो इकोनॉमी जीएस थर्ड का जो मार्क्स लाने का सबसे सही तरीका है वो है उसका फ्यूल है, ऑक्सीजन बोल सकते हो, टू गिव द डेटा। तो एनएसएसओ की रिपोर्ट है कि 86% जो इंडिया की वर्किंग पॉपुलेशन है, जो मतलब वर्क करते हैं, जॉब, वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। कल मैंने बताया था इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, कोई बताएगा? कल की क्लास में कितने लोग थे बताओ? तुम ही अकेले थे, बाकी लोग नहीं बता रहे। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है बोलो? हाँ शाबाश, वेरी गुड। एंड नहीं, जॉब सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये सब चीजें इनको नहीं मिलती हैं। जिनको मिलती हैं वो फॉर्मल सेक्टर में है, और जिनको नहीं मिलती हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो 86% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। सोचो, मतलब वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब, वेरी पुअर क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना? समझ में आए? क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है? तो ये क्या है, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब मिलता ही नहीं है इनको। हाँ हाँ, गिग इकॉनमी भी आया था, ठीक है? गिग इकॉनमी में क्या होता है, फ्रीलांसिंग, ठीक है? गिग इकॉनमी मतलब फ्रीलांसिंग। GIG है गिग इकॉनमी। जैसे तुम लोग उबर, ओला, ये सब देखो ना, जोमेटो, उसमें जो लोग काम करते हैं वो सब गिग इकॉनमी में आता है। स्विगी, ये सब देखे होगे। ये जो कंपनियां हैं, ये जो काम देती हैं, वो शॉर्ट टर्म वर्क होता है, उसमें कोई फॉर्मल वो नहीं होता है कि आपको हम फायर नहीं कर सकते, इस तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं होती है। तो ये सब भी है। अब गिग इकॉनमी भी पूरा एक वो है टॉपिक पूरा। हाँ, क्या था क्वेश्चन? हम्म, बेनिफिट्स तो हैं। किसके? किसमें, अर्बन मतलब जोमेटो वाले? नहीं, वो तो अगले दिन बोल देंगे तुम्हें काम पे नहीं आना है तो खत्म। नहीं नहीं, कुछ नहीं रहता है। नहीं है ऐसा, मुझे तो मतलब हाँ, फ्रीलांसिंग जॉब बोल सकते हो तुम इसको, शॉर्ट टर्म जॉब, ठीक है? अब इसके देखो, गिग इकॉनमी बताना पड़ेगा, चलो बता देते हैं पूरा। क्वेश्चन क्या आया था बताओगे? याद है किसी को? चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं ऐसे ही। गिग इकॉनमी अब आ गया है तो हम पढ़ा ही देते हैं, जब आ गए हैं तो। क्या था? नहीं, क्वेश्चन एग्जैक्ट बताओ तो उसी हिसाब से बताएं ना। चलो हम बता देते हैं, क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है? शॉर्ट टर्म जॉब होता है या फ्रीलांसिंग होती है। फॉर एग्जांपल तुम इसमें एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है? जैसे उबर का है, ठीक है, या स्विगी है, ये सब जो जॉब यहाँ पे करते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं या जो ड्राइवर होते हैं, दे कम्स अंडर द गिग इकॉनमी, ठीक है? ये चीज क्लियर हो गया, गिग इकॉनमी क्या होती है। अब देखो गिग इकॉनमी की नीड क्यों है, वाई डू वी नीड गिग इकॉनमी, ठीक है? नीड क्यों है, देखो 4% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्किल्ड है, तो जो नॉन स्किल्ड लोग हैं उनको यहाँ एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, फर्स्ट पॉइंट। लिख लो, लिखोगे नहीं तो बताने का फायदा क्या है। ओनली 4% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज स्किल्ड,
So those population which is non-skilled, they can get employment through gig economy. ये क्लियर हो गया? हाँ, इसलिए गिग इकोनॉमी जो है उसको इंडिया में हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते, और इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है. सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे? इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी हाई एंड इट इज नियरली इम्पॉसिबल लिखना टू प्रोवाइड फॉर्मल सेक्टर जॉब टू ईच एंड एवरीवन. सो अगेन गिग इकोनॉमी प्ले इंपॉर्टेंट रोल. तो पहला वो हो गया कि पॉपुलेशन बहुत हाई है, ठीक है, पहला पॉइंट. सबको फॉर्मल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकता है, तो दोज हु लेफ्ट कैन गेट जॉब थ्रू दिस. दूसरा क्या है कि स्किल्ड पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक है, तो जो नॉन स्किल्ड पॉपुलेशन है जैसे ड्राइविंग, डिलीवरी बॉय, ये सब यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है. क्लियर? ठीक है. अब देखो इसमें बेनिफिट क्या है, बेनिफिट दोनों का हमें देखना है, ठीक है. बेनिफिट में जब आओगे, नीड हो गया ना. अब देखो ऐसे तुम लोग कोई भी टॉपिक पढ़ो तो ऐसे नोट्स बनाया करो जैसे मैं बता रहा हूं. अब बेनिफिट में देखो दोनों के लिए बेनिफिट है, जो एम्प्लॉय है उसके लिए भी बेनिफिट है और जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए बेनिफिट है, ठीक है. एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट क्या है? वर्क अकॉर्डिंग टू देयर ओन टाइम फैसिलिटी, ठीक है. जैसे उबर वालों का क्या हुआ, जब तक काम करना है करेंगे, नहीं तो लॉकआउट कर देते हैं. तो वर्क टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, रात में काम करने का मन किया तो आज रात में काम करेंगे, दिन में काम करने का मन किया तो दिन में करेंगे, 2 घंटा काम करने का मन किया 2 घंटा करेंगे. क्लियर? तो वर्क टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, ये एम्प्लॉय को सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है इसमें. क्लियर? डेली कम्यूटेशन टू ऑफिस, ये नहीं करना पड़ता है उसको, डेली ऑफिस आना जाना, ये भी बेनिफिट है ना. हाँ, ये सॉफ्टवेयर में भी होता है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें भी है. जो लोग फ्रीलांसिंग घर पे बैठ के कुछ प्रोजेक्ट उठा लिए, फ्रीलांसिंग वाला काम कर रहे हैं, काम करके फिर दे रही, फिर खत्म उनका. हाँ हाँ वही, ठीक है, वो घर पे बैठ. क्या हुआ? तो मैंने कब बोला स्किल वाला नहीं, स्किल वाले भी इसमें है, लेकिन जो नॉन स्किल्ड है वो भी इसमें कवर हो जा रहा है, ठीक है. गिग इकोनॉमी में स्किल्ड वाले भी काम करते हैं, मैंने तो ये नहीं बोला ना. मैंने नीड में क्या बताया कि जो नॉन स्किल्ड है वो भी यहाँ जॉब मिल जाती है उसको, ठीक है. एम्प्लॉय को ये बेनिफिट हो गया. एम्प्लॉयर का क्या बेनिफिट है? एम्प्लॉयर को ऑफिस नहीं मैनेज करना पड़ता है, ठीक है. जैसे ऑफिस में एसी, ऑफिस का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब ऑफिस का जो उसका कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है. उसको वर्कफोर्स हायर फायर करने में फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है ना. जो मन किया तो कल से तुम काम पे नहीं आओगे, खत्म. तो जो रिजिडिटी है वो नहीं रह जाती है. हायर एंड फायर, ठीक है. हायर मतलब रिक्रूट करना, फायर मतलब निकाल देना, तो वो इजी है. फिर इनको कोई सोशल सेक्टर बेनिफिट भी नहीं देना पड़ता है ना, पीएफ फंड वगैरह नहीं ओपन होता है. मुझे तुम बताना अगर ऐसा कुछ है तो. मैं स्विगी के एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहा हूँ, स्विगी में जो डिलीवरी बॉय है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है. तुम स्विगी के एम्प्लॉय की बात कर रही हो, स्विगी में जो बैकएंड पे काम संभालता है तुम उसकी बात कर रही हो. ठीक है. ओला के जो अब ओला का तो ऑफिस भी है ना, तो ऑफिस में जो काम कर रहा है 20 या 20 से ज्यादा लोगों को तो एम्प्लॉय करोगे तो पीएफ अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा, लेकिन ओला के ड्राइवर को मिलता है. मैं उसकी बात कर रहा हूँ, वो सब गिग इकोनॉमी में आता है. और किसी को तो नहीं कंफ्यूजन है? तो इसीलिए तुम इतनी देर से बोल रहे सर मिलता है मिलता है. जैसे जो ड्राइवर होता है ओला में, ठीक है, उबर में, उसको नहीं मिलता है ये सब, वो गिग इकोनॉमी में आता है. ओला जैसे उबर कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां पे कुछ लोग बैकएंड में बैठ के काम कर रहे हैं, वो तो परमानेंट एम्प्लॉय मतलब कंपनी के हैं, उनको तो सब देना पड़ेगा. 20 से ज्यादा एम्प्लॉय हुए तो आपको पीएफ अकाउंट खुलवाना पड़ेगा. तो तुम उन लोगों की बात कर रही हो, मैं उनके ड्राइवर, उनके डिलीवरी बॉय की बात कर रहा हूँ. उन लोगों को कुछ नहीं मिलता है, तो इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं देना होता है, ठीक है. तो ये एम्प्लॉयर को तो इनका बेनिफिट हो गया.
अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वही है जो, हाँ, नो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम। डिसएडवांटेज क्या है गिग इकोनॉमी का? दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी सोशल सिक्योरिटी। हॉलीडेज नहीं होता है, ठीक है, वर्किंग आवर फिक्स नहीं होता है, ठीक है, और पेमेंट भी कम होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वर्क ज्यादा लेते हैं, पेमेंट कम होता है। तो ये सब डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गया गिग इकोनॉमी का? तो बोला मैंने ना, वो एम्प्लॉय का बेनिफिट है कि वर्क फ्लेक्सिबिलिटी है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। कहाँ पे? तो तुम जान कैसे पाओगे अलाउड नहीं है? भाई वो अभी ओला में लॉगिन किए हुए हैं, तो ओला के लेके लेके काम कर रहा है, बाद में लॉग आउट कर दिया, फिर उबर में कर रहा है, तुम कैसे जान पाओगे? भाई ऐप से तो उसने लॉग आउट कर दिया ना। ठीक है, और ऐसा नहीं होता है इस जॉब में, कोई ऐसा नहीं होता है टर्म गिग इकोनॉमी में कि तुम एक ही जगह काम करोगे। वो परमानेंट एम्प्लॉय थोड़ी है तुम्हारा, ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हो तुम। फ्रीलांसिंग मतलब क्या होता है कि कंपनी के तुम एम्प्लॉय नहीं हो, कंपनी के लिए बस काम कर रहे हो, ठीक है। प्रोजेक्ट, अब एक साथ मैं 10 प्रोजेक्ट उठा लूँ, कंपनी को कैसे पता चलेगा कि मैं 10 प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ? बताओ। तो वो तो अपने एम्प्लॉय को रोकते हैं कि तुम अपने यहाँ, मेरे यहाँ एम्प्लॉय हो, तुम परमानेंट एम्प्लॉय हो, हम तुम्हें सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तुम्हें हेल्थ दे रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं, पेंशन का पीएफ कटवा रहे हैं, तो तुम दूसरों के लिए क्यों काम करोगे? तो वहां पे ऐसा है ना भाई, वहां तुम 9 to 6 जॉब कर रहे हो, तो दूसरों के लिए क्यों काम करोगे? और सब कुछ कंपनी तुम्हें दे रही है, पेड हॉलीडे दे रही है, फॉरेन टूर दे रही है, तो दूसरों के लिए क्यों काम करोगे? बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है ना। ठीक है, हाँ। क्या हो? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तुम क्या है बताओ? हाँ, हाँ, क्या ना, किसका? तो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड एग्रीमेंट होते हैं ना, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये लिखा हुआ है कि आप 2 साल के लिए हमारे लिए काम करेंगे, ठीक है, तो वो 2 साल के लिए काम करना पड़ेगा, फिर तुम कहीं और नहीं काम कर सकते हो। ठीक है, वही मैं बताने जा रहा हूँ अगला कि इंडिया में कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब हो रहा है। क्यों? क्योंकि लेबर लॉ बहुत रिजिड है। अगला पॉइंट ये है, लिख लो, ठीक है। रिजिड लेबर लॉ, रिजिड लेबर लॉ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, रिजिड लेबर लॉ मतलब क्या होता है कि लेबर को तुमने रिक्रूट कर लिया, लेकिन अब उसको फायर करना इज नॉट दैट इजी, इतनी आसानी से उसको नहीं निकाल सकते हो। तो अब प्राइवेट कंपनियां क्या कर रही हैं, वो लेबर को हायर ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब, ये लिख लो, ड्यू टू दिस रिजिड लेबर लॉ, और इवन दे आर स्टॉप्ड हायरिंग मोर पीपल ड्यू टू फियर ऑफ रिजिड लेबर लॉ। क्योंकि जब तुम रिक्रूट कर लिए और तुमने फायर कर दिया, ठीक है, फायर करना इतना आसान नहीं है कि तुमने एक बार रिक्रूट कर लिया, उनको 3 मंथ नोटिस देना पड़ता है, ठीक है, कुछ सैलरी देनी पड़ती है। तो कंपनियां जल्दी क्या करती हैं, रेगुलर एम्प्लॉय को अब हायर ही नहीं करती हैं। इजी टू हायर बट वेरी डिफिकल्ट टू फायर, ठीक है, उसको रिजिड लेबर लॉ बोलते हैं। ठीक है, मतलब तुमने हायर कर लिया, लेकिन अब तुम्हें फायर करने की बारी आई, तो उनको नोटिस पीरियड सर्व करो, 3 मंथ 6 मंथ जैसा होता है। ठीक है, फिर उनको कुछ मंथ की सैलरी भी देनी होती है। जैसे ट्विटर ने उसको हटाया ना, एलन मस्क ने पराग अग्रवाल को, तो उसको कुछ नोटिस भी दिया है, फिर उसको सैलरी भी दिया है, कुछ मंथ की दिया है ना। तो ये सब करना पड़ेगा। तो कंपनियां अब अवॉइड कर रही हैं, लोगों को हायर ही नहीं कर रही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दे रही हैं। क्लियर? जैसे हम लोग यहाँ विदय में पढ़ाते हैं, वो भी एक सिस्टम हुई है।
वी आर नॉट परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी ना। हाँ, और क्या, हम लोग यूपी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थोड़ी हो गए। अब कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जब तक 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पढ़ाएंगे फिर चले जाएंगे, अगले साल कॉन्ट्रैक्ट फिर रिन्यू करना होगा। हो सकता है गवर्नमेंट अगले साल हमें ना हायर करे, तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ना उन्हें नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इवन बोथ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब। लिख लो ऐसे, ये सब वर्ड्स लिखो बेटा। मतलब एग्जाम मेंस नहीं देना है क्या, सिर्फ प्री निकालना है? तो अब ये सब तुम्हें कोई पढ़ा नहीं पाएगा। देखो इकोनॉमी जो है 2 तरीके से पढ़ी जाती है। एक तो कुछ लोग आते हैं डेटा फैक्ट बता के चले जाते हैं, डेफिनेशन लिखवा के चले जाते हैं, उससे तो तुम्हारा मान लो प्री में थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, अब वो भी नहीं मिलता है क्योंकि अब प्री में भी क्वेश्चन करंट अफेयर रिलेटेड आता है। ठीक है, क्या तो क्वेश्चन लेके आया करो ना, मैं इसलिए तो बोलता हूँ कि क्वेश्चन लेके आया करो। अब तुम लोग ऐसे हवा में खेलते हो, सर ये क्वेश्चन आया था, सर वो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन बताओ, फिर हम उसको एड्रेस करते हैं, हम कभी मना थोड़ी करते हैं, जो पूछते हो बताते हैं कि नहीं। हाँ, करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, हाँ तो जब आई में पढ़ाएंगे तब बताएंगे उसमें। ठीक है, ऐसे तो बहुत क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स में। टॉपिक से पूछो ना, अभी जो टॉपिक चल रहा है वहां से क्या आया है वो पूछो। बाकी अभी हम ये पढ़ा रहे हैं, तुम बोलोगे सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी आया था, तो वो भी आया है, तो उस टाइम पे पढ़ेंगे। अभी यहां से पूछो क्या पूछना है। रिजिड लेबर लॉ लिख लिया, कॉन्ट्रेक्चुअलाइजेशन ऑफ जॉब लिखे हो कि नहीं, इसको हाईलाइट कर देना। ठीक है, चलो लिख लो थोड़ा बहुत। जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया लिखो, इंडिया वेंट थ्रू ए जॉबलेस ग्रोथ आफ्टर 19। थोड़ा जल्दी लिखो, मैं बहुत तेज बोलता हूँ, तो आई होप कि तुम लोग बहुत तेजी से लिखोगे। इंडिया वेंट थ्रू, मुझे लिखवाने की आदत नहीं है ना, क्योंकि मैं समझाता रहता हूँ, बच्चे लिखते रहते हैं, बट तुम लोग में मैं देख रहा हूँ थोड़ा कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, उतना स्पीड नहीं है, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। इंडिया वेंट थ्रू ए जॉबलेस ग्रोथ आफ्टर 1991 मेनली ड्यू टू डिक्लाइन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जॉब क्रिएशन, on job creation. Jobless growth is witnessed. Jobless growth is witnessed even in the last decade. Even in the last decade, with some unique features. With some unique features like fall in female LFPR, fall in female LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, fall in industrial employment, fall in industrial employment, etc. Female LFPR has declined due to female LFPR has declined due to higher due to higher household income, higher household income, higher enrollment among girl child, higher enrollment among girl children for higher education, for higher education. To this extent, jobless growth may not be a serious problem. To this extent, jobless growth may not be a serious problem. Next, when I say next, write from the next para. ठीक है? However, decline in urban female LFPR. However, decline in urban female LFPR might not be explained only through these factors.
ओनली थ्रू दीज फैक्टर्स। और ये जो लोग लाइनिंग वाली कॉपी में लिखते हो ना, ये आदत अब छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। मैंने पहले भी मना किया है, वहां पे तुम्हें लाइन वाली कॉपी मिलेगी ही नहीं, ठीक है। तो क्यों लाइन वाली कॉपी लिख के आते हो? और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पेज फोल्ड करके लिखते हैं, आधा इस तरफ आधा उस तरफ। ये सब बेवकूफियां बंद करो, स्कूल नहीं है तुम्हारा। वहां जो कॉपी मिलेगी लिखने को, वो ऐसे कॉपी रहेगी आंसर। ये पूरा पेज है, इतने में तुम्हें कुछ लिखना पड़ेगा, ये इधर इधर और ऊपर कुछ नहीं लिख सकते हो। तो ये आदत कहाँ से आएगी? कॉपी फोल्ड करके लिखने से आएगी कि लाइन वाले कॉपी में? हाँ, नहीं नहीं जानते हो क्या? ऐसे कॉपी मिलती है, ठीक है। इधर कुछ नहीं लिखना है, इधर कुछ नहीं लिखना है। अगर तुमने गलती से लिख भी दिया तो नंबर काट लेते हैं यूपीएससी वाले, लाइन बनी रहती है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी नहीं करना है, तुम यहाँ स्टार्ट करो लिखना, फिर यहाँ आओ, फिर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर यहाँ जाओ, फिर एक लाइन सीधा लिखो ऐसे। जब तुम्हारी आदत नहीं है तो ऐसे तो होगा। हाँ, तो चेंज करो बच्चा, ये सब आते हैं, तुम लोग स्कूल में थोड़ी हो यार। अपने आप को समझो कि तुम लोग अब सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हो। जब तक ये मेंटलिटी नहीं आएगी तब तक कैसे सीखोगे? लिखो, क्या लिखे? ओनली थ्रू दीज फैक्टर्स। चलो कल से चेंज कर लेना, आज थोड़ी चेंज कर पाओगे, ठीक है। इतना उसमें पैनिक होने वाली क्या बात है? ओनली दीज फैक्टर, ओनली थ्रू दीज फैक्टर एंड रिफ्लेक्ट अ जेंडर बायस इन जॉब क्रिएशन, एंड रिफ्लेक्ट अ जेंडर बायस इन जॉब क्रिएशन। Fall in industrial employment is most serious concern. Fall in industrial employment is most serious concern of the recent jobless growth. Is the most serious concern of the recent jobless growth. Jobs coming from traditional services. Jobs coming from traditional services are on an average poorer, or on an average poorer in quality. पुअरर इन क्वालिटी, पुअरर इन क्वालिटी मतलब क्या है? वही जो इनफॉर्मल जॉब है, ठीक है। अब उन लोगों को ना हेल्थ केयर फैसिलिटी, ना इंश्योरेंस, ये सब सर्विसेज मिल नहीं रही है, तो ट्रेडिशनल सेक्टर से जो जॉब आ रहा है वो पुअरर है, ठीक है। बताया ना अभी मैंने, ठीक है। ऑल्सो कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न सर्विसेज, कैपेसिटी ऑफ मॉडर्न सर्विसेज इन जॉब क्रिएशन, मॉडर्न सर्विसेज इन जॉब क्रिएशन is also declined recently, is also declined recently. ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अब हम लोग एम्प्लॉयमेंट वाला जो पॉइंट, कुछ स्कीम्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प कर रही हैं, तो वो हम लोग पॉवर्टी वाली जब स्कीम पढ़ेंगे कि उसके लिए क्या है, तो साथ में क्लब कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि पॉवर्टी रिमूव कैसे होगी? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करके, ठीक। तो नेक्स्ट आओ, पॉवर्टी पे आ जाते हैं हम लोग। वो रीजन तुम लोगों ने पॉइंट्स लिख लिया है कि मैं वो भी बोल दूं? किसी का छूटा तो नहीं है? अगर छूटा हो तो मैं बोल देता हूँ, जल्दी जल्दी लिख लो। हाँ, सबका? देखो, और लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाओ, क्योंकि पढ़ना तुम सबको है। किसी का छूटा है तो बताओ। नहीं छूटा है किसी का? डर क्यों रहे हो तुम लोग यार? हाँ, पक्का ना मैं मूव करूं? हाँ, बोलो। चलो आओ, नेक्स्ट आओ पॉवर्टी पे। क्या था, क्या बोला था?
बोल दो क्या बोला था, देखो। अरे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो अर्बन एरिया में डिक्लाइन हो रहा है वो क्या शो कर रहा है? पेट्रियार्की ही तो शो कर रहा है, जेंडर बायसेस ही तो शो कर रहा है। वही हमने लिखवा दिया है बस कि छूट ना जाए, मैंने बोला वही सब तो पहले एक्सप्लेन किया है, बस उसका एक समरी लिखा दिया ताकि तुम लोग पढ़ सको, रिवाइज कर सको। ठीक है, मैं इसलिए, चलो वो भी एक चीज और लिख लो यार, नहीं तो तुम लोग फिर वो भी लिख लो। एक चीज और लिख लो, रीजन बिहाइंड इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ये भी लिख लो। रीजन बिहाइंड, वो सब मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग लिख नहीं पा रहे हैं, नहीं तो मैं लिखवाता भी नहीं, इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ये वही सब चीजें तो हैं जो भी एक्सप्लेन किया है, बस उसकी समरी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अरे ठीक है बेटा, नहीं लिख पा रहे हैं कुछ लोग, उसमें क्या इतना, नए हैं ना सब, सबकी स्पीड तुम्हारी इतनी नहीं है, धीरे धीरे बन जाएगी। ठीक है, लिख लो यार, चलो लिखो, इंडियन जॉबलेस ग्रोथ, इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, रीजन बिहाइंड इंडियन एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। देखो कुछ लोग शुरू किए हैं अभी ना, तो उतनी स्पीड नहीं है, जैसे तुम लोगों में से कुछ लोग पहले से पढ़ के आए हो, तो थोड़ा सा कैचअप जल्दी कर लेते हो, तो हमें सबको देखना है ना। ठीक है, इक्विटी वही तो होती है, और तुम लोग इक्विलिटी पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, और मैं इक्विटी पे फोकस करता हूँ। डिफरेंस है ना इक्विलिटी और इक्विटी में, क्या डिफरेंस है बताओ? मैंने बताया एक बार, 4 ईज ऑफ इकोनॉमी या 4 ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था, किसी को याद आ रहा है? पहले ये बताओ, 4 ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बताया था, किसी को याद आ रहा है? हाँ देखो, वो लड़का पढ़ता है लेकिन रिवीजन नहीं करता। अच्छा, तुम लोगों में से कितने लोगों को लगता है कि एक बार पढ़ लिया, नोट्स बना लिया तो सिलेक्ट हो जाएंगे? 4 ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एंड इक्विटी है, इक्विलिटी नहीं है, इक्विलिटी मिथ है बेटा। ठीक है, जैसे अब कुछ लोग नए आए हो तो वो तुम्हारी इतना स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, और मैं इधर से पढ़ाता हूँ तो मुझे दिख जाता है कि वो कुछ लोग अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं लिखने में, इसलिए मैंने समरी लिखवा दिया है। ठीक है, बस ये कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हें स्पीड पकड़नी पड़ेगी ना, यू हैव टू रेज योर लेवल, बढ़ाना पड़ेगा ना, बट शुरू में सिखाया जाता है। लिख लो जल्दी से, इंडियन जॉबलेस ग्रोथ, ये भी समरी है जो भी पीछे पढ़ाया है मैंने। इंडियन जॉबलेस ग्रोथ कैन मेनली बी ट्रेस्ड, इंडियन जॉबलेस ग्रोथ कैन मेनली बी ट्रेस्ड बैक टू लेस जॉब क्रिएशन, टू लेस जॉब क्रिएशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब वही मैंने समझाया ना कि मूव कर गए, अब वही समरी लिखा रहे हैं, बस लिख लो, दिस इज ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक, दिस इज ड्यू टू द फैक्टर्स लाइक लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, लोअर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, discontinuous and capital intensive industrialization, discontinuous, लिख लो बच्चा, तुम्हें भी हेल्प करेगा। discontinuous and capital intensive industrialization, discontinuous and capital intensive industrialization. Next, India needs to focus on labor intensive, India needs to focus on labor intensive productive industries in future, labor intensive productive industries in future. Next, lack of skill development, lack of skill development is also responsible for limited industrial jobs, lack of skill development is also responsible for limited industrial job, limited industrial job.
नेक्स्ट, through active involvement of industries, through active involvement of industries with government support, through active involvement of industries with government support, with government support needed to provide relevant skills to the labor force, relevant skills to the labor force. Next, rigid labor laws also have created, rigid labor laws also have created unfavorable environment for job creation, unfavorable environment for job creation, environment for job creation, which can be solved through labor reform, which can be solved through labor reform. But labor reform, but labor reform cannot increase jobs in, cannot increase job in unorganized sector, cannot increase jobs in unorganized sector. भाई देखो, लेबर रिफॉर्म कब करोगे? जब वो कोई परमानेंट एम्प्लॉय होगा तब वहां पे हेल्प करेगा, फॉर्मल सेक्टर में हेल्प कर देगा। लेकिन जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनका क्या? वो तो कहीं के लेबर भी नहीं, कहीं के एम्प्लॉय भी नहीं। तो मान लो तुम लॉ में चेंज करोगे कुछ, ठीक है, तो वो तो फॉर्मल सेक्टर वालों को हेल्प करेगा। और कितनी परसेंट पॉपुलेशन इनफॉर्मल सेक्टर में है? 86। उसका क्या होगा? उसके लिए कैसे जॉब बनेगा? है ना? तो बहुत एक्टिव होके पढ़ना होता है इकोनॉमी। बच्चे बहुत अंधी लिखते हैं इकोनॉमी की कॉपी में। अभी तुम लोग कल आंसर लिख के लाओगे तब देखना कैसे अंधी मारोगे। ठीक है, लेके आना, वहां जमा कर देना। ठीक है, या मुझे दे देना, वहीं जमा कर देना, बता देना कि सर को दे दीजिए, हम चेक कर देंगे। ठीक है। बट लेबर रिफॉर्म कैन नॉट इंक्रीज जॉब्स in unorganized sector, which is depend on, which depend on, which is dependent on removing the constraint like, removing the constraints like lack of infrastructure, lack of infrastructure, lack of investment, lack of investment, lack of technology, lack of input, इनपुट मतलब कुछ बनाओगे तो इनपुट दोगे ना। ठीक है, लैक ऑफ इंसेंटिवाइजेशन, लैक ऑफ इंसेंटिवाइजेशन, इंसेंटिवाइजेशन। भाई कोई नया मान लो कुछ काम स्टार्ट किए हो तो तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा तभी तो उसको सस्टेन कर पाओगे। हाँ, लैक ऑफ इंसेंटिवाइजेशन, लैक ऑफ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, या लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस लिख लो, वो ज्यादा सही है। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मतलब क्रेडिट, लोन, वो भी तो नहीं मिलता है तो तुम बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे? तो लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एटसेट्रा। ठीक है, मान लो तुम प्रोडक्ट बना भी दोगे, बेचोगे कहाँ? मार्केट भी तो चाहिए। ठीक है, तो ये सारे कॉन्स्टेंट तुम्हें अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। और लेबर रिफॉर्म ये सब किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। क्लियर? वही सब समरी है जो मैंने बताया है पीछे। ठीक, क्वेश्चन 2 लिख लो तुम लोग। एक तो वो लिख लियो डबल एस शॉर्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट लिखो व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ, व्हाट इज जॉबलेस ग्रोथ। ठीक है, व्हाई देयर इज जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया।
why there is jobless growth in India, suggest few remedies for joblet growth, suggest few remedies for joblet growth. जॉबलेड, एलईडी, बाद में एलईडी बोला है मैंने। हाँ, शुरू में जॉबलेस पूछा है और बाद में जॉबलेड है, मतलब कि जॉब के साथ ग्रोथ, उसके लिए कुछ रेमेडीज सजेस्ट करो। लिख लोगे? हाँ, कल देखते हैं कितना स्किल है तुम लोग के अंदर। ठीक है, नहीं लिख पाओगे क्या? बता तो दिया यार इतने सारे पॉइंट्स, अब नहीं लिख पाओगे तो मतलब क्या है कि तुम लोगों में क्या नहीं है, विजडम नहीं है, क्योंकि समझ तो गए हो, इतना तो लग रहा है कि इंटेलिजेंट हो, और नहीं लिख पाओगे तो मतलब कि विजडम अभी डेवलप नहीं हो रहा है, तो वही हम डेवलप करवा रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ताकि तुम लोग बता सको आगे चल के कि हाँ हम यहीं से पढ़ के निकले हैं, इसमें यूपी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान, तो उसी के लिए तो हमें मेहनत करनी है ना। ठीक है, ताकि तुम कहीं और मत जाओ, तुम्हारे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, तो तुम फ्री में पढ़ के, हाँ गवर्नमेंट जो फैसिलिटी दे रही है उसका यूज करके तुम आईएएस बनो। ठीक है, हाँ बस छोटा सा मेरा नाम ले लेना कि सर ने कौन पढ़ाया है, नहीं लोगे? ले लेना यार। है? चलो आ जाओ, हाँ पॉवर्टी पे आते हैं हम लोग। इसको अभी आज मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। अच्छा नहीं बताओगे तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो मेरा नाम है ही है ना, तो बताओगे तो मुझे अच्छा लगेगा भाई कि भाई देखो कितना भी कॉमर्शलाइजेशन हो जाए या फ्री हो जाए, तो गुरु और शिष्य की जो परंपरा इंडिया में है वो तो रहती है, और वो हमेशा रहती है। ठीक है, तो दिल में तो कहीं ना कहीं रहेगा ही कि सर ने पढ़ाया था। चलो अच्छा, तुम लोग को मुझे देख के लगता है कि मैं पुअर हूं? हाँ, नहीं लगता है, क्यों? हाँ, क्या बोलो? अच्छा गाड़ी है, प्लेट है, अच्छा। हाँ, अच्छा कल ही मैंने बताया। चलो, और किसी को लगता है कि मैं पुअर हूँ? अच्छा तुम लोगों में से कितने लोग को लगता है कि तुम लोग पुअर हो? सभी हैं? नहीं यार, ऐसा कैसे पता चलता है तो? हाँ, कोचिंग? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारा मेरिट भी है ना। अब जो लोग आईआईटी में पढ़ते हैं वो पुअर थोड़ी होते हैं, आईआईटी की फीस कितनी कम है, वो तो तुम टैक्स पे करते हो बेटा। नहीं अभी तुम पेन खरीद के आए हो, टैक्स पे के आए हो। ठीक है, तुम चश्मा जो लगाए वो भी टैक्स पे है, जैकेट उसमें भी टैक्स पे करके आए हो, शूज पहने होगे उसमें टैक्स पे करके आए हो, तो पुअर कैसे हो? जब तक खुद ना कमाओ तब तक पुअर हो। अच्छा, ये अच्छा फंडा। देखो पॉवर्टी का जो मतलब होता है ना, इट इज रिलेटेड टू द डिप्राइवेशन। अब इसमें दो टाइप की पॉवर्टी होती है, एक एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है और एक रिलेटिव पॉवर्टी होती है। तो जब हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी देखेंगे, ठीक है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब कि यू आर डिप्राइव्ड फ्रॉम बेसिक इम्यूनिटीज, बेसिक इम्यूनिटीज, डिप्राइवेशन ऑफ बेसिक इम्यूनिटीज लाइक फूड, ठीक है, शेल्टर, क्लॉथिंग, मतलब यू आर नॉट एबल टू हैव दीज थिंग्स इन योर लाइफ which is required for your sustenance. You lack food, you lack shelter, you lack clothing. So it comes to the basic amenities, deprivation of basic amenities, that is absolute poverty. तो इस हिसाब से आई थिंक वी, मतलब नो वन इन दिस क्लास इज पुअर। हो सकता है कुछ लोग हों, बट मुझे लगता है कि कोई नहीं है। ठीक है, बट व्हेन आई विल कंपेयर, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास फ्लैट है, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, अब अंबानी के पास क्या है?
हाँ बहुत। हाँ खुद का खुद का टावर है, उसका मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से तो हम लोग पुअर हुए ना। तो वो रिलेटिव पॉवर्टी में आता है, रिलेटिव पॉवर्टी है वो, कंपेयर करके। हाँ रिलेटिव, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में हम लोग शायद नहीं आते हैं। अभी दोनों के मेजर करने का तरीका हम लोग कल डिस्कस करेंगे कि हाउ टू मेजर द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड हाउ टू मेजर द रिलेटिव पॉवर्टी। तो व्हेन वी विल कंपेयर आवरसेल्फ विथ अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, उनसे हम लोग कंपेयर करते हैं, तब पता चलता है कि अरे यार हम तो गरीब रह गए। ठीक है, तो रिलेटिव पॉवर्टी में वी विल कंपेयर आवर फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, विद द फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन की, उन पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हमारे पास क्या है। ठीक है, सम परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है उससे कंपेयर करो, तो फिर पता चलता है कि तुम पुअर हो कि नहीं। जैसे तुम्हारा ये है कि कुछ लोगों की इनकम जो है वो 1 करोड़ रुपए मंथली है, कुछ लोग की 60,000 है, दोनों पुअर नहीं है, एब्सोल्यूट में नहीं आएंगे, है ना, लेकिन रिलेटिव में देखोगे तो आ जाएंगे। क्या हो, किससे, नहीं अडानी की तो ज्यादा बढ़ रही है। तो मैंने क्या बोला कि एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ऐसे नहीं कि एक दो लोगों से कंपेयर करोगे, वो एक अलग क्लास में है, उन लोगों से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो गरीब लगते हैं। हाँ ठीक है, तो कल हम लोग यही चीजें डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट। अब इसमें देखो मेजरमेंट है वो जानना जरूरी है, ये तुमसे शायद नहीं पूछेगा कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या होती है और रिलेटिव पॉवर्टी, बट इसका मेजरमेंट पूछेगा। ठीक है, कि इसको मेजर कैसे करते हैं, कैसे पता चलता है कि तुम एब्सोल्यूट पुअर हो या तुम रिलेटिव पुअर में हो। रिलेटिव पुअर का तुम लोग बताओ कुछ, कोई किसी को कुछ आइडिया हो कैसे मेजर करते हैं। हाँ हाँ, और चलो कोई बात नहीं, कल कल हम लोग जब आएंगे ना, तो ये दो चीजें हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। ये एग्जाम में बहुत आता भी है, लॉरेंस कर्व, एंड लॉरेंस कर्व में भी कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम लोग गिनी कोफिशिएंट भी पढ़ेंगे। गिनी लिखा हुआ है बेटा, लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद कुछ कमिटीज हैं, ठीक है, वो कमिटीज ने पॉवर्टी लाइन मेजर करने का मेथड बताया है। ठीक है, जैसे तेंदुलकर कमेटी है, रंगराजन कमेटी है, अलग कमेटी है। ठीक है, तो ये सब कमेटीज ने क्या क्या बताया है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर एंड में पॉवर्टी के रीजंस क्या है इंडिया में, और उसके बाद कुछ स्कीम्स हम लोग पढ़ेंगे। तो 3-4 दिन लगेगा इसमें, ये पूरा सेक्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो कल आंसर लिख के लाना, फिर वहां सबमिट कर देना। कुछ पूछना है किसी को? हाँ बहुत करेंट